नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अव्यय या अविकारी शब्द पर। देखते हैं कौन कौन से अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं और उनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उनके प्रकार, उनके उदाहरण, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहा जाता है। यानी कि ना तो उनमें लिंग के द्वारा, ना वचन, ना पुरुष और ना ही कारक के द्वारा कोई विकार उत्पन्न होता है। यानी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह चेंज नहीं होते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वह बहुत हंसता है, जो यहाँ पर ये बहुत है, ये है आपका अविकारी या अव्यय। यानी कि ना तो इसमें पुल्लिंग लगा देंगे, ना स्त्रीलिंग लगा देंगे, चाहे कुछ भी लगा देंगे आप, एक वचन, बहुवचन, कुछ भी लगाएंगे तो उससे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे वह बहुत हंसता है, यहाँ पर वह बहुत हंसती है, चाहे आप स्त्रीलिंग के साथ बहुत का प्रयोग करो, चाहे पुल्लिंग के साथ बहुत का प्रयोग करो, या एक वचन, बहुवचन, किसी के साथ भी आप करोगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही आपका अवयव कहलाता है ना। अवयव जो होता है, इसके चार भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चारों भेदों को हम विस्तृत देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया विशेषण। जो आपका क्रिया विशेषण होता है, यह तीन भागों में विभक्त होता है। कौन कौन से? एक होता है आपका प्रयोग के आधार पर, दूसरा होता है रूप के आधार पर, और तीसरा होता है आपका अर्थ के आधार पर। जो आपका प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण होता है, यह तीन प्रकार का होता है। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। और जो रूप के आधार पर होता है, यह भी तीन प्रकार का होता है। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर यह चार प्रकार का होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम क्रिया विशेषण देखने से पहले यह समझ लें कि क्रिया विशेषण होता क्या है। यह नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है, उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, जैसे मोहन अब जा रहा है। यहाँ पर जो क्रिया क्या है आपकी? जाना। इसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि कब जा रहा है, वो अब जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये शब्द अब है, ये है आपका क्रिया विशेषण। यानी कि जितनी भी क्रिया हैं उनकी विशेषता बताए। जैसे अब जा रहा है, कब जा रहा है ना, अभी जा रहा है, वहाँ जा रहा है। इस तरह से ये जो शब्द उपयोग होंगे, ये होंगे आपके क्रिया विशेषण। कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, इनका उपयोग जो होता है क्रिया विशेषण के रूप में होता है। जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तक, जल्दी, अभी, बहुत, क्यों, क्या। देखो, इनको रटने से अच्छा ये है कि आप बस ये जानो कि जो भी शब्द या जो अव्यय शब्द जो होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी कि जिनसे आपको क्रिया के बारे में जानकारी मिल जाए, है ना। अब देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर जो क्रिया विशेषण है आपका कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का है। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इन तीनों को हम विस्तार से देखेंगे। जैसे साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण जो होता है, इसमें जो आपकी क्रिया होगी वह स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। जैसे बेटा जल्दी खाओ, यहाँ पर जो जल्दी है आपका, ये स्वतंत्र है, यह किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यह होता है आपका साधारण क्रिया विशेषण।
नेक्स्ट है आपका संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण क्या है आपका, यानी कि जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्रिया का जो है संबंध दूसरे उपवाक्य से रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब तुम ही नहीं तो मैं वहाँ क्या करूँगा। यहाँ पर जो आपका वहाँ है, ये वहाँ क्या है आपका एक अव्यय है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब तुम नहीं तो मैं वहाँ क्या करूँगा, यानी कि मैं वहाँ आकर क्या करूँगा। यानी कि क्या कर रहा है, यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है और एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है। यानी कि अगर वह नहीं है तो वहाँ जाकर क्या करेगा। और जबकि आपका साधारण क्रिया में क्या था, वहाँ सिर्फ एक स्वतंत्र क्रिया थी, उसकी इच्छा है वो खा रहा है, जैसे कि बेटा जल्दी खाओ। यहाँ पर दूसरे वाक्य पर यह निर्भर नहीं है, सिर्फ वहाँ पर एक ही वाक्य है। इस तरह से आप समझ सकते हो। यानी कि साधारण क्रिया विशेषण में एक वाक्य है, बाकी संयोजक क्रिया विशेषण में यह क्या करता है, दो वाक्य होते हैं जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। अब अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या होता है। अनुबद्ध का मतलब यह होता है कि जहाँ पर क्या हो, निश्चितता हो, किसी भी बात को कहने की निश्चितता होगी, वहाँ पर अनुबद्ध क्रिया विशेषण होगा। जैसे यह तो किसी ने धोखा ही दिया है, यानी कि सामने वाले को ये पता चल जाता है कि इस बात के पीछे क्या रीज़न है ना। जैसे इसमें लिखा है कि यह तो किसी ने धोखा ही दिया है। जैसे कोई बंदा काम करता है और अपने को पता चल लगे यह तो तुमने ही किया है, तो इस तरह की जब निश्चितता आ जाती है उसमें, तो वह होता है आपका अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इस तरह हमारे प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण समाप्त होते हैं। कौन कौन से थे वो, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अब नेक्स्ट है हमारा रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर जो क्रिया विशेषण हैं आपके, वो भी तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, एक एक कर देखेंगे। मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका शब्द होगा उससे दूसरा शब्द मेल नहीं करेगा। यानी कि क्या होता है, आप यूँ समझ लीजिए कि यह एक प्रकार का रूढ़ शब्द होता है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर नहीं बनता है। जैसे जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, जैसे यहाँ, आज, इधर, उधर, है ना, इस तरह के। और यौगिक क्रिया विशेषण में क्या होता है, इस क्रिया विशेषण में दूसरे शब्दों की सहायता से बनते हैं। जैसे रात भर, बारी बारी, हर बार, यहाँ तक, वहाँ तक। इस तरह से क्या होता है आपका ये कि यह दो शब्दों की सहायता से बनते हैं, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। और मूल क्रिया विशेषण जो क्या होते हैं, किसी के मेल से नहीं बनते हैं, जो मूल या मूलतः होते हैं। नेक्स्ट है अपना स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण में क्या है, जो आपका स्थानीय क्रिया विशेषण है इसमें क्या हो, जो कि क्षेत्रीय या स्थानीय जगहों पर जो किसी भी शब्द का रूपांतरण हो जाता है या बदल जाता है, उसे ही हम स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, यानी कि एक मुहावरे जैसा उपयोग हो रहा है यहाँ पर कि तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर स्थानीय शब्दों का क्या हो जाए, प्रयोग हो जाए, वहाँ पर स्थानीय क्रिया विशेषण होता है। इसकी डेफिनेशन, अन्य शब्द भेद जो बिना किसी रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं, यानी कि वह जैसे के जैसे ही प्रयोग कर लिए जाते हैं, वह होते हैं आपके स्थानीय क्रिया विशेषण। अब नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं आपके, चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, कालवाचक होता है, नेक्स्ट आपका रीतिवाचक, स्थानवाचक और एक है परिणामवाचक। कालवाचक देखेंगे। कालवाचक जो होता है आपका, इसमें समय या अवधि का बोध होता है, जैसे आगे, पीछे, आज, कल, अब, जब, तब, इस तरह से जो भी होंगे, यानी कि जिसमें हमें समय या अवधि का बोध होगा, वह आपका कालवाचक विशेष वो अव्यय होगा।
जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं आजकल यूट्यूब पर कक्षा ले रहा हूँ, यानी कि जो आजकल जो है आपका एक समय या अवधि का बोध करा रहा है, यानी कि मैं पहले नहीं लेता था, आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर कक्षाएं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपका आजकल है ये वाला, ये आपका कालवाचक अवयय हो गया। फिर है रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या होगा, इसमें जो शब्द रहेंगे उसमें निश्चय, अनिश्चय, निषेध या स्वीकार का बोध होगा, यानी कि या तो निश्चितता का बोध होगा या अनिश्चितता का बोध होगा, या इंकार या मना करने वाला बोध होगा, या किसी चीज़ को स्वीकार करने वाला बोध होगा। एग्जाम्पल के लिए देखें कौन कौन से वर्ड रहते हैं, जैसे कैसे, वैसे, ऐसे, शायद, नहीं, चूंकि, क्योंकि आदि। अब इसमें मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे वह अवश्य खेलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही, निश्चित है कि वह खेलेगा। अगर मैं यहाँ बोल दूँ वह शायद ही खेले, तो यह आपका अनिश्चित हो जाएगा, हो सकता है वो खेले भी या नहीं भी खेले। और इसी में वह नहीं खेलेगा, ये क्या हो जाएगा आपका निषेध या मना करने वाला, है ना। तो इस तरह से आपका रीतिवाचक हो गया। रीतिवाचक में क्या क्या है, निश्चय, अनिश्चय, निषेध या स्वीकार का बोध होगा। और कालवाचक में समय या अवधि का। नेक्स्ट है आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या होता है, जो शब्द क्रिया के स्थान की दिशा एवं स्थिति का बोध कराता है। स्थान में क्या होगा, या तो उसके स्थान की दिशा या उसकी स्थिति का बोध कराएगा, जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, आगे, पीछे आदि। एग्जाम्पल के रूप में वह बाहर गया, ये क्या क्या बता रहा है, उसके स्थान की स्थिति बता रहा है, मतलब कि वह अभी यहाँ नहीं है, वह कहीं बाहर गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे राम जंगल की ओर गया, राम जंगल की ओर गया, यह किसको इंगित कर रहा है, उसकी दिशा की स्थिति को बता रहा है। किसी ने पूछा भैया राम कहाँ गया, तो आपने बोल दिया कि राम जंगल की ओर गया, यानी कि आपने उसकी एक दिशा या डायरेक्शन बता दी है। तो ये होगा आपका स्थानवाचक, जिसमें दिशा और स्थिति का बोध होता है। नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक। परिमाण में क्या होता है, जिसमें कि परिमाण का बोध होता है, यानी कि परिमाण बोल दो या मात्रा का बोध होता है, जैसे उतना, जितना, थोड़ा, अत्यंत, केवल आदि। यानी कि जैसे वह कम सोता है, यहाँ कम क्या हो गया आपका, एक परिमाणवाचक हो गया। मैं अधिक हंसता हूँ, यहाँ अधिक जो हो गया आपका क्या हो गया, परिमाणवाचक होगा। सिर्फ आपसे एग्जाम्पल में कुछ भी इस तरह से वाक्य दे देंगे, जैसे कि मैं कम खाता हूँ, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से परिमाणवाचक अवयव कौन सा है, तो हो जाएगा आपका कम, जो मात्रा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या है, जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो अवयव संज्ञा के बाद आते हैं और दूसरे वाक्य से उसका संबंध बताते हैं, उसे संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, यहाँ पर संज्ञा क्या है आपकी, मनुष्य है, इसके बाद क्या आ रहा है आपका अवयव बिना, है ना। और दूसरे वाक्य में क्या बता रहा है, इससे संबंध बता रहा है कि जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य जो है पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर जो आपकी संज्ञा है मनुष्य, इसके बाद में आपका अवयव आ गया बिना, और ये जो बिना है यह किससे संबंध बता रहा है, दूसरे वाक्य से। दूसरे शब्द वाक्य से कैसे, जीवित नहीं रह सकते, यानी कि अगर उसको पानी ना मिलेगा तो वह मर जाएगा, है ना। इस तरह से अगर मनुष्य को पानी नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो आपका संबंध बोधक है, यह दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। आपसे पूछा जाए कि संबंध बोधक प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है संबद्ध संबंध बोधक और दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक। जो संबद्ध संबंध बोधक होता है, इसकी पहचान क्या है, यह जो अवयव होता है यह विभक्ति से
बाद में आता है, यानी पहले विभक्ति आएगी और विभक्ति के जस्ट बाद में क्या आएगा, आपका अव्यय आएगा, वह होगा आपका संबद्ध संबंध बोधक। एग्जाम्पल के लिए, आपसे पहले मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पर विभक्ति क्या है आपकी, से, और उसके बाद में जो अवयव आया है वो होगा आपका संबद्ध संबंध बोधक। तो यहाँ पर संबंध संबंध बोधक कौन सा अवयव होगा, पहले। लेकिन अनुबद्ध संबंध बोधक में ऐसा नहीं होता है, इसमें विभक्ति के बिना ही आता है वाक्य। जैसे जल बिना जीवन नहीं, यहाँ पर जो आपका अवयव आया है इसमें ना तो आगे कोई विभक्ति और ना ही पीछे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो संबंध बोधक प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के हुए, संबद्ध संबंध बोधक और अनुबद्ध संबंध बोधक। जो संबद्ध संबंध बोधक होता है इसमें जो अव्यय आता है वह विभक्ति के बाद आता है, और अनुबद्ध संबंध बोधक में विभक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, वह विभक्ति के बिना ही आता है। नेक्स्ट है अपना समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में क्या है, इसमें दो शब्द या दो वाक्य को क्या करता है, यह आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे ही समुच्चय बोधक कहा जाता है। इसकी परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं, है ना। उदाहरण के लिए, टोलू और मोलू दोनों भाई हैं। यहाँ पर टोलू और मोलू दो शब्द हैं, उनको जो जोड़ा गया है किस अवयव के द्वारा जोड़ा गया है, समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जोड़ा गया है। इसी तरह वाक्य को देखें, झूठ बोलना और किसी की नहीं सुनना उसकी आदत है। यहाँ पर दो वाक्य आपके, झूठ बोलना एक वाक्य हो गया और किसी की नहीं सुनना उसकी आदत है, यह उसका दूसरा वाक्य हो गया। तो जो ये और जो है आपका, ये जो जोड़ रहा है, ये है आपका समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है आपका प्रयोग की दृष्टि से समुच्चय बोधक। आपके जो प्रयोग की दृष्टि से समुच्चय बोधक अवयव होंगे वह दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से, एक हैं आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक और नेक्स्ट है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं आपके, यह चार प्रकार के होते हैं, और व्याधिकरण समुच्चय बोधक यह भी चार प्रकार के होते हैं। इनको देखेंगे और इनकी क्या पहचान है उनको हम समझेंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो है, इसके अंतर्गत संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक आते हैं। पहला है आपका संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें क्या होता है, समानता का अधिकार देता है ये, जैसे कि राम और श्याम दोनों को आना है ना। इसमें क्या होता है, ये कीवर्ड हैं, जैसे और, वा, एवं, तथा, की। इस तरह के अगर अवयव आते हैं और वाक्य को जोड़ते हैं तो वह संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होगा। विभाजक में क्या होगा, यह एक दूसरे को अलग करेगा, जैसे आप आना या आपके पिता को भेजना, है ना। इसमें क्या हुआ, अलग करने की बात है, दोनों में से एक की बात हो रही जी। इसमें क्या वर्ड हैं आएंगे, या, वा, अथवा, इस तरह से। विरोध दर्शक, जो आपके विरोध दर्शक होंगे, यानी कि इसमें दूसरे के प्रति विरोध की भावना होगी, जैसे पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर। यानी कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि कोई पेरेंट्स मान लिया जाए अपने बच्चे को कहीं पर ले जा रहे हैं पिकनिक में, या पिकनिक मनाने के लिए गए, तो उनसे बोलते हैं वो कि तुम्हें लेकर तो चलेंगे, लेकिन अगर तुमने वहाँ हुड़दंग की तो वहाँ खूब मार पड़ेगी। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर उनको क्या बताया जा रहा है, कि सचेत किया जा रहा है ना, कि जो तुमने अगर वहाँ पे क्या की, हुड़दंग की, तो आपको क्या किया जाएगा, वहाँ पर खूब पिटाई होगी। इसके कीवर्ड क्या है, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर। तो इस तरह के जो अव्यय शब्द आएंगे तो उनसे क्या विरोध का भाव प्रदर्शित होता है, इसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत रखते हैं।
नेक्स्ट है आपका परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक में क्या होगा, इसमें इसलिए, इस कारण, इससे, लिहाजा, सो, अतएव, इस तरह के अव्यय शब्द आएंगे तो वह परिणाम दर्शक के अंतर्गत आएंगे। जैसे परिणाम का मतलब क्या होगा, यानी कि किसी भी चीज़ का एक परिणाम। मैं इसलिए वहाँ नहीं आया क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं थी, है ना। यानी कि जो आपका इसलिए शब्द आया है आपका अव्यय, यह क्या बता रहा है, आपका एक परिणाम बता रहा है कि इसके कारण ये काम आपका होने से रुक गया, या फिर इस तरह से मैं ये नहीं कर पाया। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, इसलिए, इस कारण, इससे, लिहाजा, सो, अतएव। अब देखेंगे हम व्याधि कारण समुच्चय बोधक। व्याधि कारण समुच्चय बोधक भी चार प्रकार के हैं। कौन कौन से, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। जो आपका कारणवाचक व्याधि कारण समुच्चय बोधक होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक रीज़न या कारण होता है। जैसे चूंकि, क्योंकि, इसलिए कि, इस तरह के अगर अव्यय आते हैं तो वह व्याधि कारण समुच्चय बोधक में आएंगे। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर परिणाम दर्शक में भी इसलिए लिखा है और यहाँ पर इसलिए डैश डैश की लिखा है। यहाँ पर इसलिए और की दोनों का प्रयोग होगा, लेकिन परिणाम दर्शक में सिर्फ इसलिए का ही प्रयोग होगा। उद्देश्यवाचक, कि, जो कि, जिससे कि, ताकि, इस तरह के जो आपके अव्यय आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, उद्देश्यवाचक के अंतर्गत आएंगे। संकेतवाचक, संकेतवाचक में जो, डैश डैश तो, यदि, डैश डैश तो, यद्यपि, डैश डैश तथापि। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर रहेगा। जो ही तुम आए तो मैं चला गया, तुम नहीं आए तो मैं चला गया। इस तरह से एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक में कौन कौन से वर्ड आएंगे, जैसे कि, जो, जैसा, मानो, अर्थात, यानी। स्वरूप का मतलब क्या होता है, जैसे तुम राम जैसे हो, मुख मानो चंद्र है ना। इस तरह से अगर बीच में ये वाले अवयव आते हैं तो वह स्वरूपवाचक अवयव होंगे, जो किसके अंतर्गत आते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम आप विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अवयव क्या होता है आपका, विस्मयादि, विस्मयादि मतलब होता है आश्चर्य, यानी कि जिसमें क्या हो, आश्चर्य का बोध हो, वह विस्मयादि बोधक अवयव कहलाता है। जैसे हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव उसमें हमें प्रयोग होते हुए दिखाई देंगे। इसके उपभेद कितने हैं विस्मयादि बोधक के, उनको देख लीजिए। हर्ष बोधक, शोक बोधक, तिरस्कार बोधक, अनुमोदन बोधक, स्वीकार बोधक, संबोधन बोधक और विस्मय बोधक। अच्छा, इनके कीवर्ड रहते हैं जिनसे कि हम इनको पहचान सकते हैं। कौन कौन से हैं वह कीवर्ड, जैसे हर्ष बोधक। हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, यानी कि खुशी में आप बोलते हो, जैसे किसी ने अच्छा काम किया, शाबाश, धन्य, वाह, आह, इस तरह के। और नीचे क्या लगा रहेगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा रहेगा। इसकी पहचान, सबसे बड़ी पहचान यही है। विस्मयादि का में क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। शोक, दुख की बात हो रही है तो उसमें हाय, हा, काश, त्राही त्राही, इस तरह के अगर वर्ड आते हैं तो वह किसके होंगे, शोक बोधक के अंतर्गत आएंगे। तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब क्या होता है, तिरस्कार मतलब जैसे अपमान होता है ना, उस तरह से, जैसे छी, हट, धिक, यानी कि तुम्हें धिक्कार है, इस तरह से, दूर, है ना, ये हो गए। और इसमें विस्मयादि बोधक लगा। अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब क्या होता है, किसी के लिए राजी होना या किसी काम को करने के लिए, जैसे कि ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, इस तरह से। स्वीकार बोधक में क्या होगा, यानी कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, जैसे हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक। अनुमोदन और स्वीकार, इन दोनों में
थोड़ा सा अंतर है। क्या है अनुमोदन में, यानी कि इसमें जो होता है अनुमोदन यानी किसी काम को करने के लिए जो आप जो अनुमति देते हो कि हाँ ठीक है आप कर लो, है ना। और स्वीकार में क्या होगा कि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक ये काम मैं कर लूँगा, हाँ जी हाँ अच्छा ये काम मैं कर लूँगा, इस तरह से। संबोधन बोधक, संबोधन में क्या होगा, अरे, रे, री, हे, अहो, इस तरह के अगर वर्ड आते हैं तो वह किसके अंतर्गत आएंगे, संबंध बोधक के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट है अपना विस्मय बोधक। विस्मय में क्या होगा, आश्चर्य, ऐसा हो गया क्या, ओहो, हैं, इस तरह से। यानी कि किसी में भी आप आश्चर्य से जिसमें बात करोगे वह हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक। तो ये आपके विस्मयादि बोधक के उपभेद हो गए। कौन कौन से, हर्ष बोधक, शोक बोधक, तिरस्कार बोधक, अनुमोदन बोधक, स्वीकार बोधक, संबोधन बोधक और विस्मयादि बोधक। इस तरह से जो हमारा अव्यय का पूरा या अविकारी का जो पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब हमारा विकारी और अविकारी दोनों का जो चैप्टर है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अपना उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द देखेंगे, जिसमें हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, इस तरह के सभी शब्दों को हम देखेंगे। और इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये अव्यय का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और जो हमने अभी तक रचना के या प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो भी शब्द पढ़े हैं वह आपको समझ में आए होंगे। हमने कौन कौन से शब्द पढ़ लिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अवयव। यह पांचों के पांचों को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।